हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे टॉबिन्स क्यू थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो टॉबिन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्वांटिटी थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। तो क्वांटिटी थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के इनसाइट हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्यों एक फर्म को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। फर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के लिए उसको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, और टॉबिन ने एक क्यू वैल्यू भी दिया है जिससे कि इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, या इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो है वो डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं आगे। नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई भी फर्म को इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। जब एक फर्म जो है वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसको अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपने फर्म को ग्रोथ देने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त उन्हें पैसे कौन देगा? तो उन्हें इन्वेस्टर्स पैसे देते हैं अगेंस्ट देयर शेयर एंड इक्विटी। ये बात हम लोग सुन चुके हैं शार्क टैंक इंडिया में, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि लोग आते हैं, अपनी पिच सुनाते हैं, अपने फर्म के बारे में बताते हैं और फिर उनसे अपने कुछ परसेंट शेयर या इक्विटी के बदले पैसे रेज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि फर्म जो है वो अपने शेयर्स के बदले जो है वो पैसे रेज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट रेज़ करते हैं। और दूसरी साइड हम लोग देखें तो जो शार्क्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंपनी को देखते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं एंड देन उनको पैसे देते हैं। तो उनको भी इस चीज़ में उनको डिविडेंड्स मिलते हैं, तो वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई फर्म अपने ग्रोथ के लिए लेती है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो है वो एक क्यू वैल्यू पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू टॉबिन। तो ये क्यू वैल्यू क्या है? तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला टॉबिन ने दिया है कि क्यू वैल्यू जो है वो इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म होता है बेसिकली उस फर्म का वैल्यूएशन। ठीक है, एक फर्म कुछ रेवेन्यू कमाती है, उसके अगेंस्ट वो अपने शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो उसके शेयर का जो प्राइस होता है वो अगेंस्ट कितना शेयर उसने प्रोड्यूस किया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो उस कंपनी का वैल्यूएशन बताती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको करके कि मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल होता है। तो वैल्यूएशन जो होता है किसी भी फर्म का वैल्यूएशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जितने शेयर्स उसने इंट्रोड्यूस किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, एक शेयर का जितना प्राइस होगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसने इशू किए हैं। तो ये जो है वो बताएगा हमें वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे कि मान लेते हैं कोई भी फर्म है जो अपने एक शेयर का दाम जो है 1% शेयर का दाम जो है वो 1 करोड़ रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन जो है वो बनेगा कि 1 करोड़ जो है वो क्या है, उसका प्राइस है। ठीक है, 1% शेयर का, तो 1% शेयर जो है वो प्राइस 1 करोड़ रुपये है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे उसके? तो उसके पास 100% है कंपनी का, दैट मीन्स कि 100 शेयर्स होंगे। तो 1 करोड़ प्राइस है और 100 नंबर ऑफ़ शेयर्स है, दैट मीन्स कि उसके जो कंपनी का वैल्यू है वो 100 करोड़ लगाया गया है। ऐसे ही वैल्यूएशन किसी कंपनी का निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी चीज़ में। तो हम लोग अब तक देख चुके हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में जो है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि कोई भी फर्म जो है वो एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपने कैपिटल स्टॉक में खर्च करती है, क्योंकि उनके कैपिटल कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ उनको न्यू टेक्नोलॉजी लगाने होते हैं। तो इन सब में जो खर्चा आता है, इन सब में जो कॉस्ट आता है वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो
कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है। तो अब Q का वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है जिसका जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ लगाया गया है और इस कंपनी का जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो Q वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 1 करोड़ बाय 10 लाख रुपए। तो ये जो Q का वैल्यू आएगा वो 10 रुपये, मतलब 10 आ जाएगा, सॉरी। तो 10 जो आया है वो Q का वैल्यू है। तो 10 ये शो कर रहा है कि जो कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि कंपनी के शेयर के प्राइसेस हैं, वो ज़्यादा है उनके रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। दूसरी तरफ एग्जांपल ले लेंगे कि एक फर्म जो है वो 5 लाख का वैल्यूएशन है उसका और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपए है, ठीक है। तो इसमें तो लॉस हो रहा है कि उसने जितना कमाया नहीं, जितना उसके शेयर्स के प्राइसेस नहीं है, उससे ज़्यादा उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अब जो है Q का वैल्यू जो है अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, Q का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है तो यानी कि कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेज करेगी, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसका जो एक रिलेशन है, एक लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कैसे ये डिपेंड करता है, ठीक है। Q वैल्यू जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है ये हम लोग देखेंगे। तो Q वैल्यू जो है वो सबसे पहले बताता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो उसके शेयर्स भी जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, शेयर प्राइसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कंपनी जो है वो Q का वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आ गया तो उसके क्या होंगे, उसके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट्स ज़्यादा होगा तो उसके शेयर प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। शेयर प्राइसेस अगर ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट इस कंडीशन में रेज़ करेगा। तो Q का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट रेज़ करेगी। अगर Q का वैल्यू कम होगा तो कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट रेज़ नहीं करेगी क्योंकि वो लॉस का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें। तो आगे हम इसमें देखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ से कैसे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, आइए देखते हैं। इस ग्राफ में लेफ़्ट साइड में जो है वो हमने लिया है कैपिटल स्टॉक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या है कि इनिशियली हम मान लेते हैं कि एक कोई फर्म है, उसका डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो है DD नॉट, ठीक है। अब एक कंडीशन मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है, मान लेते हैं लेज़ है, लेज़ ने एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया मार्केट में और उसने सप्लाई कर दिया। अब लोगों ने खाया और उनको बहुत पसंद आ गया। तो जब लोगों ने खाया तो उसकी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की बढ़ी, धीरे धीरे उसका स्टॉक ख़त्म होते जाएगा। तो अब उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को। तो कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो पहले से ही कैपिटल है वो तो पर्याप्त नहीं होंगे, उसको तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। अब तो क्या हो गया कि कैपिटल की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो जब कभी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो जिससे वो बना है, जो उस कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। तो वही कंडीशन अगर मान ले तो यहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और वो DD1 पे शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड ऑफ द फिगर में हम लोग देखते हैं कि कैपिटल डिमांड कर्व जो है कैपिटल का वो शिफ्ट कर गया है टू DD1। अब DD1 पे जब कैपिटल शिफ्ट करेगा, कैपिटल का डिमांड, तो जब कभी भी डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मल इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट या इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक और ग्राफ है राइट साइड, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ़्लो को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है SX, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इतना कैपिटल को पूरा करने के लिए,
ठीक है। तो जब कभी भी हमारा डिमांड फॉर कैपिटल इंक्रीज़ किया है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने समझ लिया। अब इस ग्राफ का दो टाइम सेक्शन में या बोले कि दो टाइम कॉन्सेप्ट में इसका ज़रूरत है, इस कॉन्सेप्ट या इस ग्राफ की ज़रूरत हमें दो कॉन्सेप्ट जो कि है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, उसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए अगर हम देखें शॉर्ट रन में क्या होगा कि जो हमारा डिज़ायर्ड कैपिटल है, यानी कि जो हमें चाहिए डिमांड बढ़ने पे प्रोड्यूस करना है जितना हमें, उसके लिए जो कैपिटल हमें चाहिए, वो कैपिटल और जो एक्चुअली हमारे पास कैपिटल है उन दोनों में एक गैप एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि शॉर्ट रन में जो है हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम लोग नई मशीनरीज नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी नहीं हायर कर सकते। तो शॉर्ट रन में बहुत सारी बंदिशें होती है, तो शॉर्ट रन में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए एक गैप एग्जिस्ट करेगा कि जो एक्चुअल कैपिटल है वो कम रहेगा डिज़ायर्ड कैपिटल से। ठीक है, यही चीज़ लॉन्ग रन में नहीं होगा। लॉन्ग रन में जो है वो हमारा गैप नहीं रहेगा, वहाँ पे डिज़ायर्ड कैपिटल जो होगा वो एक्चुअल कैपिटल के बराबर होगा। लॉन्ग रन में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग नया टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग अपनी कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी थी टॉबिन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। अब हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो कि आया है 2012 यूजीसी नेट में, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कहता है कि टॉबिन्स क्वांटिटी थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट indicates that firm adds to their stock of capital when the replacement value of their real asset exceeds the market value of their financial asset। तो इसका हमने इक्वेशन पढ़ा है कि जो मार्केट वैल्यू है डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तो जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा मार्केट कॉस्ट से, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ओवरऑल वो तो कम आ जाएगी, वो तो एक से घट जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट रेज नहीं करेगी। ठीक है, यही हमने पढ़ा है अभी तक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल असेट एक्सीड्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल असेट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो मार्केट वैल्यू है वो एक्सीड करेगा और जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो उतना नहीं होगा, मतलब रिप्लेसमेंट वैल्यू से ज़्यादा होगा मार्केट वैल्यू। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक से बड़ा आ जाएगा। जब एक से बड़ा आएगा तो जो भी फर्म है वो इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट रेज करेगी। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। बाकी के दो जो ऑप्शन है सी एंड डी वो आप लोग पढ़ें, इसमें कहीं पे भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात नहीं की गई है, जबकि हमें इस थियोरी के अनुसार रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ही कंपेयर करना है। तो इन दोनों में तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात की ही नहीं गई है, दैट मीन्स कि ये लोग तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये रहा टॉबिन्स क्वांटिटी थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे बातें। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत है आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।